यूट्यूब चैनल में सभी का वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले क्लासों में हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। वेक्टर्स के टाइप के बारे में बात की कि कितने प्रकार के होते हैं और फिर हमने वेक्टर को कैसे निरूपित करते हैं इसके बारे में जाना और हमने वेक्टर का क्लासिफिकेशन बताया था। उस क्लासिफिकेशन में हमने कहा था कि आज हम एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे जो लगभग अधिकतर सवालों में प्रयोग की जाती है। हमने वेक्टर ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें हमने बताया कि एक हमारे पास समांतर सदिश समान सदिश होता है, एक विपरीत सदिश होता है, ठीक। और इसी में हमने बताया एकांक सदिश होता है और हमने इसमें बताया आपको शून्य सदिश होता है। आज उससे आगे हम एक बात करते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश। आज हम बात करेंगे लंब कोणीय एकांक सदिश के बारे में। एकांक सदिश को हमने बताया था जिसका मैग्नीट्यूड एक प्राप्त हो वही आपका कहलाता है एकांक सदिश। इसी तरह लंब कोणीय यानी लंब के आधार पर कोण बनाते समय जो हम सदिश यूज करेंगे उसे हम लंब कोणीय एकांक सदिश कहते हैं। यानी लंब कोणीय एकांक सदिश को हम यहाँ पर x, y और z से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया ये x एक्सिस है, मान लिया ये y एक्सिस है और मान लिया ये z एक्सिस। यानी लंब कोणीय एकांक सदिश में x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष की बात करेंगे। यानी इसको हम बोलेंगे x एक्सिस यानी x अक्ष, इसको बोलेंगे y अक्ष और इसको हम बोलेंगे z अक्ष। ये तीन आपके 3D में आपके इन्हीं को इसी में हम यहाँ पर लंब कोणीय दिशाओं को करेंगे। अब इनके एकांक सदिश की बात करें कि दिशाओं में एकांक सदिश को हम करते हैं वो लिखते हैं i कैप, j कैप और k कैप। जो x एक्सिस की तरफ एकांक सदिश होगा वो i, जो y एक्सिस पर होगा y और जो z एक्सिस पर होगा वो k है। ये इसके सदिश हैं। लंब कोणीय एकांक सदिश इन्हें कहा जाता है, इस ग्रुप में लिखा जाता है, इन्हीं को कहते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश। इन सबका मैग्नीट्यूड की बात करें तो i कैप, j कैप और k कैप। i कैप, j कैप और k कैप, इन सबका जो मैग्नीट्यूड होता है ये बराबर होता है। हमने कहा था कि इसको मॉड के रूप में लिखेंगे तो मॉड ऑफ a हमें निकालना है, यानी मॉड ऑफ a निकालना है तो इसको हम या तो मॉड ऑफ a लिखेंगे या a लिखेंगे। ये हमने आपको बताया था, उसी के अनुरूप है ये हमारे पास एकांक सदिश। इसी को कहेंगे एकांक सदिश, लंब कोणीय एकांक सदिश। तो लंब कोणीय एकांक सदिश जो होंगे i कैप, j कैप और k कैप। x एक्सिस पे i कैप एकांक सदिश होगा, y अक्ष पर j कैप एकांक सदिश होगा और k अक्ष पर k डैश एकांक सदिश होगा। i वेक्टर i इक्वल वेक्टर j इक्वल एकांक सदिश k इक्वल टू होगा 1, यानी इनका सबका मैग्नीट्यूड होगा 1। यही कहलाता है हमारे पास एकांक सदिश। इसी से संबंधित हम सवालों को यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनका मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होता है, 1 होता है। यही कहलाएगा हमारा एकांक सदिश, ठीक। इसी को
हमने आपको आज बताने की बात कही थी, क्योंकि ये जो लंबकोणीय एकांक सदिश हैं वो मोस्टली हर चैप्टर के कुछ सवाल हैं, जैसे कार्य के हम सवालों को करेंगे और किया भी था हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया था वर्क वाला, तो उसमें कुछ इस टाइप के सवाल आपने देखे होंगे। ठीक है, अब इससे इन एकांक सदिश को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। इसके आगे अगला टॉपिक हमारे पास इसी में है, सदिश के स्थिति विस्थापन और विस्थापन सदिश क्या होते हैं, यानी स्थिति सदिश क्या होते हैं और विस्थापन सदिश क्या होते हैं। यानी पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और इसी में पोजीशन वेक्टर और इसी में हम दूसरी बात करेंगे पोजीशन वेक्टर के साथ साथ यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हिंदी में बोलेंगे स्थिति सदिश। क्या बोलेंगे, स्थिति सदिश हम यहां पर कहते हैं। और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है इसको कहते हैं विस्थापन सदिश। हिंदी में इसी को बोलते हैं विस्थापन सदिश। ठीक, ये क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पोजीशन वेक्टर की बात करें, स्थिति सदिश की बात करें, तो किसी भी बिंदु पर, ठीक है, किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य बिंदु की स्थिति को जो प्रदर्शित करेगा वो कहलाएगा स्थिति सदिश। जैसे मान लिया हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इसका ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु हमारे पास में कितना है, ओ है, कितना है, ओ है। ठीक है, अब हमने पास हमारा एक निश्चित बिंदु निर्देशांक हमने मान लिए कितना है, ओ है। ठीक, इस ओ के सापेक्ष किसी अन्य बिंदु की स्थिति को हम प्रदर्शित करें, ठीक है, या करने वाला जो सदिश होगा वही क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश कहलाएगा। यानी इस ओ के सापेक्ष किसी बिंदु को हम कोई भी बिंदु क्या ले लें, पी ले लें, और इस बिंदु को इसको पी से क्या कर दे, तो ये ओपी जो होगा वो ओ के सापेक्ष, यानी जो बिंदु पी है वो ओ के सापेक्ष है, और इसी ओपी को हम यहां पर कहेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। इसको चाहे हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इस ओ से इस पी की दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगी, ओ हो जाएगी। यही कहलाएगा आपका पोजीशन वेक्टर, यानी स्थिति सदिश। कहने का अर्थ यह है कि यदि एक निर्देशांक बिंदु से किसी अन्य उस बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य बिंदु पर जो सदिश होगा वो उसका कहलाता है स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं विस्थापन सदिश पे। विस्थापन सदिश भी क्या है, जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये कितनी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। ठीक, हमने इसका ओरिजिन पॉइंट ओ मान लिया। ठीक, हमने पहली स्थिति को दर्शाया, इसी स्थिति को हमने दर्शा दिया। यहां से इसकी दूरी पी बिंदु पर हमारे पास ओ से पी पर गया, इसको हमने मान लिया। यहां से इसकी दूरी है, कुछ समय बाद इस पी बिंदु से हम यहां पर आ गए और इससे यहां पर हमने चल दिया इतना। इसको R1 मान ले, इसको मान ले R2, और इस बिंदु का नाम हमने दे दिया। पहले हम कहां पे गए, O से P पे गए, हमने R1 दूरी डिस्टेंस मान ली, फिर O से Q पे गए, R2 हमने विस्थापन कितना किया, यानी पहले स्थिति पर बिंदु P पर थे और P पे कहां पहुंच गए, Q पे पहुंच गए।
P से कहां चले गए, Q पे, यानी तो PQ हम मान लें कितना है R, तो PQ ये हमारे पास जो होगा यही कहलाएगा विस्थापन सदिश, यही कहलाएगा हमारा विस्थापन सदिश। यानी किसी कण में जितना हम विस्थापन करेंगे वही कहलाएगा विस्थापन सदिश। बात समझ में आ गई। यानी कह सकते हैं विस्थापन सदिश वह सदिश होता है जो ये दर्शाता है कि दिए गए समय अंतराल में समांतराल टी में कण कितना और किस दिशा में विस्थापित हुआ, यानी कितना हुआ और किस दिशा में विस्थापन हुआ, यही इसका क्या कहलाएगा, विस्थापन सदिश कहलाएगा। बात समझ में आई। यानी दिए गए समय, अब मानिए पहले बिंदु टी पर यहां पर था, टी बराबर 0 पर बिंदु कण कोई P पर था और t बराबर t समय में वो आपका कहां पहुंच गया, Q पर पहुंच गया, तो किस दिशा में गया और कितना गया, यही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी विस्थापन सदिश कहलाएगा। यदि यहां पर हम इस विस्थापन सदिश को निकालें, ठीक है, ये स्थिति सदिश, इसी स्थिति सदिश का ही रूप है आपका विस्थापन सदिश। इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब देखिए इसी में यदि हम निकाले तो पहले हमने विस्थापन कितना हुआ, P से Q तक, कितना विस्थापन हुआ, P से Q तक का विस्थापन। जो विस्थापन हो रहा है वो किधर हो रहा है, P से Q की तरफ। ठीक, अब इसमें से हम क्या करें, OQ में से OQ लास्ट बिंदु, अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को क्या कर दें, घटा दें, तो अंतिम बिंदु है हमारा OQ और प्रारंभ बिंदु हमारे पास है OP। तो OQ में से OP को घटा दें, हमारे पास देखो इसको हमने कितना माना था, R माना था, और OQ को कितना माना, R2 माना, और इसे कितना माना, R1 माना। यही कहलाएगा हमारे पास स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश, सॉरी यही क्या कहलाएगा हमारा विस्थापन सदिश। यानी इसी को बोलेंगे वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R। समझ गए। इन दोनों बातें आपको समझते हैं क्लियर हुई होंगी, ठीक है। इसी को आगे अब हम, यदि हमारे पास एक से कई वेक्टर हो, अधिक वेक्टर हो, उनको हम कैसे जोड़ेंगे, तो पहले हम बात करेंगे दो वेक्टर जोड़ने की, यानी सदिशों को जोड़ेंगे कैसे। तो देखिए सदिश जोड़ने की हमारे पास दो विधियां होती हैं, यानी किसी भी सदिश को दो विधि से जोड़ सकते हैं, सदिश को दो विधि से जोड़ सकते हैं। पहली सदिश विधि यानी सदिशों का जोड़ना, सदिशों का जोड़ना, सदिशों का जोड़ना। यदि इसी को बात करें तो एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन क्या कहेंगे, एडिशन, ठीक है, ADDITION, एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी दो सदिशों का जोड़ना, ठीक है। अब सदिशों को जोड़ने का मतलब ये है कि हमारे पास दो सदिश हो तभी हम यहां पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इनकी दो विधियां हैं, दो विधियां कौन सी है। पहली विधि है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहली विधि क्या होगी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी आपका इसको हिंदी में बोलेंगे सदिश योग का त्रिभुज नियम। हिंदी में इसकी बात करें तो सदिश योग का
सदिश योग का त्रिभुज नियम। हिंदी में क्या कहेंगे? सदिश योग का त्रिभुज नियम। दूसरा हम यहां पर बोलेंगे, हमारा जो दूसरा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसी को दूसरा यहां पर हम बात करें, ठीक है, तो पैरेललोग्राम, ठीक है, PARALLEGRAM, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ, ये L है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी इसको बोलेंगे सदिश योग का, हिंदी में इसको हम बोलेंगे सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। क्या बोलेंगे? सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, यानी पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर। हम यहां पर इसको दो विधियों से जोड़ सकते हैं। अब देखिए, इसकी भी दो विधि होंगी, यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर को भी हम दो विधियों से जोड़ सकते हैं। इसमें एक विधि होती है ज्यामितीय विधि, जिसको ज्योमेट्रिकल कहते हैं, यानी इसको हम विधि को हम ज्योमेट्रिकल के द्वारा जोड़ सकते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल, इसके द्वारा ज्योमेट्रिकल, GEOMETRICAL, ज्योमेट्रिकल मेथड, METHOD, ज्योमेट्रिकल मेथड। और इसी का दूसरा जो नाम है आपका, इसी को हम कह सकते हैं मैथमेटिकल, मैथमेटिकल, METHMATICAL, मैथमेटिकल मेथड। यानी इस विधि को जोड़ने के दो मेथड हैं। पहला मेथड आपका है ज्योमेट्रिकल मेथड और दूसरा है मैथमेटिकल मेथड। यानी इसको कहते हैं ज्यामितीय, हिंदी में इसे बोलेंगे ज्यामितीय, ठीक है, ज्यामितीय विधि, यानी ज्यामितीय विधि, हिंदी में इसको बोलेंगे ज्यामितीय विधि, और इसको बोलेंगे गणितीय विधि, हिंदी में बात करें गणितीय विधि से। यही दोनों कंडीशन आपको इसमें अप्लाई करेंगे, सेम यही दोनों कंडीशन इसमें। ये भी आपके दो तरीके से करेंगे, एक करेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड से, और दूसरा यहां पर हम करेंगे इसको मैथमेटिकल मेथड से, मैथमेटिकल मेथड। यानी इसमें भी दो मेथड लगाएंगे और इसके भी दो मेथड होते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है ट्रायंगल ऑफ लॉ के भी दो मेथड हैं और पैरेलल ऑफ लॉ के भी दो मेथड हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड और मैथमेटिकल मेथड। तो हम पहले देखेंगे ट्रायंगल ऑफ लॉ के मेथड कि ट्रायंगल ऑफ लॉ से हम कैसे जोड़ेंगे, और ट्रायंगल ऑफ लॉ के मेथड से पहले देखेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड और उसके बाद देखेंगे मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक। तो पहले चलते हैं हम
ज्योमेट्रिकल में, और ज्योमेट्रिकल में भी हम चलते हैं पहले आपके ट्रायंगल में, ट्रायंगल में पहले चलते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड में। ज्योमेट्रिकल मेथड में हमें करना क्या है, हमारे पास यदि दो वेक्टर लेंगे, मान लिया एक वेक्टर हमारे पास ये है A और इसी के साथ में एक दूसरा वेक्टर हमारे पास है B। दो वेक्टर है, जोड़ेंगे कैसे, इसको हमें सीखना है। पहले यहां पर हम वेक्टर A खींच लेंगे, ठीक, और वेक्टर A का इसी समान लंबाई का यानी इसी के बराबर एक दूसरा वेक्टर इसके यानी वेक्टर A के सिरे से, हमने इसके दो पॉइंट बताए थे, इसको हमने कहा था ये टेल है और इसको हमने कहा था ये हेड है। तो वेक्टर A के हेड से, वेक्टर A के हेड से वेक्टर A के बराबर समान लंबाई का थीटा कोण बनाते हुए एक दूसरा वेक्टर लेंगे, वेक्टर B। इसको हम थीटा कोण बनाते हुए तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे और ये हमारे पास हो जाएगा थीटा। अब क्या करेंगे, पहला ये वेक्टर B हो गया, पहले क्या करा, पहले वेक्टर A हमने खींच लिया, वेक्टर A के समान लंबाई का थीटा कोण पर दूसरा वेक्टर ले लिया B। अब क्या करेंगे, वेक्टर A के टेल से, वेक्टर A के टेल से वेक्टर B के हेड को मिला देंगे। इनका ये तीसरा वेक्टर आपका मिलेगा R। ये जो R होगा इन दोनों को जोड़ रहा है, यानी वेक्टर A और वेक्टर B का परिणामी वेक्टर मिलेगा R, और ये जो R है वो A और B को दर्शाएगा, यानी वेक्टर A प्लस करेगा वेक्टर B। यही हमारी कहलाएगी ज्योमेट्रिकल मेथड। और इन दोनों के बीच में R दिशा ज्ञात करने के लिए यहां पर एक कोण हम मान लेंगे फाई, यानी ये फाई जो होगा वो A और R यानी इस वेक्टर की क्या बताएगा, दिशा बताएगा कि इस R और A के बीच में जो कोण बनेगा ये दिशा को दिखाएगा। ठीक है, यही हमारे पास कहलाता है ज्योमेट्रिकल मेथड। बात इतनी क्लियर हुई होगी, समझते हैं हम आपको, ठीक। इसका मतलब अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो वेक्टर R है वो A प्लस B होगा इसमें, तो ठीक, इतनी बात तो क्लियर हुई होगी आपकी। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले वेक्टर A ही खींचे, ठीक है, और B नहीं खींच सकते, ऐसा कुछ नहीं। हम इसमें पहले वेक्टर B को भी ले सकते हैं, ठीक है, A को बाद में। अब हमने इसमें कैसे दूसरा करें, तो हम पहले क्या करें, हमने वेक्टर एक B खींच लिया। क्या खींच लिया, वेक्टर B को क्या करा, हमने खींच लिया। ठीक है, बात समझ में आई। हमने क्या करा, वेक्टर B को पहले खींच लिया और वेक्टर B का थीटा कोण बनाते हुए हमने क्या करा, एक वेक्टर हमने क्या खींच लिया, ये वेक्टर खींच लिया। पहले वेक्टर B ले लिया और फिर वेक्टर A ले लिया। इसके वेक्टर A के टेल से हमने वेक्टर A के सिरे को क्या कर दिया, मिला दिया। इसका परिणामी जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, R मिलेगा। क्या मिल जाएगा, R मिलेगा। ठीक है, अब ये भी जो R होगा वो होगा B प्लस A का। क्या होगा, B प्लस A का। इसको हम वेक्टर R1 मान लें, यानी जो ये R1 होगा ये हमारे पास वेक्टर B प्लस A को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, B प्लस A को जोड़ता है। इसका मतलब ये है R1 बराबर मिलेगा B प्लस A। अब देखिए इन दोनों में तुलना करें तो R बराबर A प्लस B है और R1 बराबर B प्लस A है, यानी दोनों के परिणामी कैसे मिलेंगे, समान। कह सकते हैं R1 बराबर किसके होगा, R के। इसका मतलब A प्लस B बराबर लिख सकते हैं B प्लस A के। क्या लिख सकते हैं, A प्लस B बराबर लिख सकते हैं B प्लस A के। कह सकते हैं जो आपका सदिश का ये नियम है ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है।
क्रम विनिमय नियम का मतलब ये होता है कि इनके आपस में क्रम बदल जाते हो। क्या बदल जाते हो? क्रम। यानी जिनके आपस में क्रम बदल दें और संख्या में कोई परिवर्तन, परिमाण में कोई परिवर्तन ना आए तो वो आपका कहलाता है क्रम विनिमय नियम। यदि हम ए की जगह 2 रखें, बी की जगह 1 रखें तो हमारा मान वही मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर हुई? यानी हमारे 2 सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अभी इसके आगे गुणधर्म भी पढ़ोगे। ठीक है, क्रम विनिमय नियम के गुणधर्म क्या होते हैं, सदिश के गुणधर्म के नियम, अदिश के गुणधर्म के नियम। ठीक है, अभी बहुत कुछ इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहले स्टेप बाय स्टेप बातों को सीखें, सीखने का प्रयास करें, उसके बाद एक एक स्टेप आपको बताएंगे। ठीक, तो समझते हैं, इतनी बात तो आपके समझ में आ गई, क्लियर हुई होगी। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे कि मैथमेटिकल कैसे जोड़ेंगे और कैसे जोड़ना है, उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए कैसे जोड़ा जाएगा। जैसे हमने अभी किया था सेम वही प्रोसेस करनी है। करना क्या है, हमें पहले वेक्टर ए खींचना है। वेक्टर ए को आगे थोड़ा हम बढ़ा देंगे और थीटा कोण के साथ वेक्टर बी खींचना और वेक्टर बी से इसके हेड को मिला लेंगे। ये वेक्टर हमारा मिल जाएगा आर और ये वेक्टर ए प्लस बी होगा। इसको हम मानेंगे थीटा और ये हमारे पास क्या है, फाई। इसको कोई नाम दे दो। इसे हमने मान लिया एम है, इसे हमने मान लिया एन है, एम एन, इसको मान लिया क्यू। कोई भी नाम हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास, या इसको हम ओ दे दो, ओ एन ओ पी क्यू, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको आप नामकरण करें तो ओ पी, और करना क्या है मैथमेटिकल फार्मूले में, हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया और यहां से एक लंब डाल दिया और इसका नाम दे दिया हमने एन। ठीक, क्लियर हुई? इसका हमने नाम दे दिया एन। ठीक, अब देखिए ये वेक्टर हमारे पास कितना बी और ये यहां से कोण बनाएगा कितना, 90 डिग्री। कितने कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। पहले हमने क्या किया, माना, ठीक है, हमने पहले वेक्टर ए और बी एक त्रिभुज सर्वांसम त्रिभागक भुजाएं हमारे पास क्या क्या है, ओपी और पी क्यू, और इससे हमने एक परिणामी सदिश कौन सा खींच लिया, आर खींच लिया। ठीक, और हमने क्या करा, ओपी को बढ़ा दिया आगे की तरफ, उस पर एक लंब डाल दिया क्यू एन। ठीक है, और जो किस पर लंब है, ओ और पी पर लंब होगा। ठीक, अब देखिए यहां पर ओपी बराबर हमारे पास कितना, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो ओपी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओपी का मैग्नीट्यूड ए होगा। ठीक है, ओपी, और पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी होगा। पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी बी होगा। ठीक है, और क्यू ओ क्यू का, ओ क्यू का मैग्नीट्यूड निकाले तो ओ क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हमारे पास ये होंगे। इनके परिणाम भी निकालेंगे तो ठीक है। यहां पर अब देखिए, और कोण एन पी क्यू बराबर कितना होगा, थीटा होगा। इसी में देखो कोण एन पी क्यू बराबर कितना होगा, थीटा होगा। एन पी और क्यू बराबर कितना है, थीटा कोण है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहां पर कोण के सामने हमेशा क्या होगा, लंब होगा। कोण के सामने हमेशा लंब होगा। ये लंब है, ये इसका आधार है, ये इसका कर्ण है। यदि यहां से हम पहले साइन थीटा निकाले तो साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होगा तो लंब कितना होगा हमारे पास, एन क्यू या क्यू एन, और कर्ण जो हमारे पास होगा वो कितना होगा, पी क्यू होगा। बोलो
बताइए कितना होगा, क्यू एन क्यू होगा और कण जो होगा हमारे पास कितना होगा, पी क्यू होगा। अब देखिए हमारे पास पी क्यू का मान दिया है, एन क्यू का मान नहीं दिया है। देखो क्यू एन का मान नहीं दिया है, हम इसी को लिख सकते हैं एन क्यू या क्यू एन बराबर लिख सकते हैं पी क्यू, और पी क्यू हमारे पास कितना दिया है, बी, तो हमारे पास ये हो जाएगा बी साइन थीटा। कितना, बी साइन थीटा, तो ये हमें पास प्राप्त होगा बी साइन थीटा। कितना मिल जाएगा, बी साइन थीटा प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। बताइए या किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बताए हमें। जब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अब इसी प्रकार यदि हमें यहाँ पर cos थीटा निकालना हो, क्या निकालना हो, cos थीटा निकालना हो, तो cos थीटा बराबर हमारे पास होता है लंब बटे, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास यहाँ पर जो होगा, आधार कितना है, Pn है। आधार कितना है इसका, Pn है, आधार Pn है। और आधार बटे कण की बात करें तो कण कितना हमारे पास में, PQ है। हम यहां से Pn बराबर मान निकालें, Pn तो Pn बराबर हो जाएगा PQ, और PQ भी है तो B cos थीटा। इसका मतलब ये हमारे पास मिलेगा B cos थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। हमें यहां से Pn का मान प्राप्त हो गया और Qn का मान प्राप्त हो गया। हमें इसमें अब करना क्या है, देखिए हम यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाए ONQ से, त्रिभुज ONQ से। हमने पहले इनके जो मान निकाले वो त्रिभुज इसमें निकाले NPQ से। यदि हम समकोण त्रिभुज PNQ से देखें तो इसे हमने मान जो निकाले हैं, ये निकाले हैं त्रिभुज NPQ से। NPQ से ये हमारे मान साइन और कॉस के मान हमने ज्ञात कर लिए। अब हम त्रिभुज ले लें, त्रिभुज यहां से हम ले लें कितना, ONQ। क्या ले लें, ONQ। यहां पर हम त्रिभुज ले लें, ठीक है, ONQ से देखेंगे। जब ONQ से देखें तो हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, ये कोण समकोण है तो आपका वर्ग की भुजाओं के योग के बराबर होता है। यानी बड़ी भुजा का योग, तो बड़ी भुजा हमारे पास क्या है, OQ है, इनका वर्ग बराबर होगा ON का स्क्वायर प्लस NQ के स्क्वायर के बराबर। यानी सबसे बड़ी भुजा का योग शेष दो अन्य भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ON हमारे पास दिया है R। देखो OQ का मान कितना है, R, तो R का स्क्वायर बराबर ON। अब देखो OP बराबर कितना है, A, और ON बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस B cos थीटा। बताओ हमारे पास जो ON का मान है वो किसका होगा, OP प्लस PN का होल स्क्वायर प्लस NQ का होल स्क्वायर। OP देख कितना है हमारे पास, A है, OP का मान कितना है, A है, और PN का मान कितना है, PN का मान B cos थीटा, तो B cos थीटा ले लेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस NQ कितना है, NQ कितना है हमारे पास में, B sin थीटा, तो इसका भी स्क्वायर। QN या NQ कितना हमारे पास में, B sin थीटा, इसका स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर खोलेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2AB, तो 2A है हमारे पास। अब देखो इसको एक साथ ले लीजिए, ये और ये, जब इसको एक साथ लेंगे तो A स्क्वायर लिख सकते हैं B स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2AB cos थीटा, ये बनेगा।
देखिए ये बराबर बन के होता है, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बन के। तो ये ए स्क्वायर, ये हमारे पास बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, ये किसके बराबर होगा? आर स्क्वायर। तो आर बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही हमें क्या करना था? फाइंड आउट करना था। यही कहलाती है मैथमेटिकल फार्मूला, यानी यही कहलाता हमारे पास क्या? मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड यही हमारे पास कहलाता है। यही हमारे पास क्या है? मैथमेटिकल मेथड है। इतनी बात समझते हैं, आपके समझ में आई होगी। ठीक है, यही हमारे पास कौन सा है? मैथमेटिकल फार्मूला। मैथमेटिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड यानी गणितीय फार्मूला सूत्र। यही विधि से हमने त्रिभुज विधि से बताया। कल इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को बताएंगे। ठीक है, आज क्लास को यही विराम देते हैं। कल हमें यहाँ पर यदि हमें इसको क्या निकालना, इसको नोट कर लीजिए। इसकी डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन के लिए हमने बताया डायरेक्शन इन दोनों के बीच बनना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर हमारे पास होगा, क्या होता है tan थीटा बराबर? बताओ, लंब बटे आधार बटे लंब। तो आधार हमारे पास होगा a और लंब हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या बनेगा? b sin थीटा बटे a प्लस b cos थीटा, यानी b sin थीटा बटे बनेगा a प्लस b cos थीटा। इससे हम यहाँ पर दिशा ज्ञात कर सकते हैं, tan फाई निकाल सकते हैं। ये हमारे क्या बनाएगा? दिशा बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। ठीक, तो इतनी बात को आज आप नोट कर लीजिए और इससे बात आगे कर लेंगे। कल कुछ इस पर सवालों को बताएंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज तक इतना ही। अब मिलते हैं अगले दिन। जब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।